हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने वाले और उसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जो इलेक्ट्रिक करंट के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पहले उसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो जाता है, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं दुनिया में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है सभी किस चीज से बने हैं, तो ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, और जहां पर एटम्स की बात करें तो उस एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें पता है कि एटम्स के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन्स और तीसरा न्यूट्रॉन्स। ये तीन चीज प्रेजेंट होंगे ही किसी भी एटम की बात करें। और वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं पर अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में चेंज होने की वजह से। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। वहीं पर इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और चार्ज होगा 0। वहीं पर अगर मान लेते हैं हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर यहीं से जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो एराइज होता है, जहां पर डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स पर, तब उस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए अगर प्रोटॉन्स से, मतलब प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल चुका है, उस कंडीशन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर दोनों बराबर हो जाए तब तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है इसके वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है। और हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वहीं पर अगर प्रोटॉन्स की बात करें दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, इट मीन्स देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन्स। तो जो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका कॉन्सेप्ट उसके अंदर जो मैटर है उसके अंदर प्रेजेंट इन सभी पार्टिकल्स के कारण उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो वहां पर दो तरीके के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। एक जो बाहर से एक्वायर करते हैं दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वहीं पर जो इंटरनली चीजें प्रेजेंट है उसके वजह से कुछ चीजें अगर आपको देखने को मिले तो दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है क्या ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? क्या इसके कारण कुछ अलग हो जाता है? तो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या अलग होता है आइए समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास किसी, आपने देखा होगा जो आप जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर स्केल को रब करते हैं, ठीक है, और उसके बाद पेपर पीसेस के पास ले जाए तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, वहीं पर अगर सिमिलर चार्ज को रखा जाए तो वो सिमिलर चार्ज रिपेल करता है और वहीं पर अगर अपोजिट चार्ज को रखे तो वो अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स लगना होता है चार्ज का, तो ये कुछ ना कुछ किसी नेचर को शो करता है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब चार्जेज रेस्ट में हो, ठीक है, चार्जेस ना सबसे पहला कंडीशन है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में हो जाए तो उस कंडीशन में वो जो
चार्ज पार्टिकल्स है अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे अगर कहते हैं कि अगर सेम चार्ज को रखे तो वो रिपेल करेगा, मतलब एक चार्ज अगर नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव रखा जाए तो उसे बहुत एक फोर्स के साथ रिपेल करता है। इसका मतलब उसने अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट किया और उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो उस स्पेस को, चार्ज के चारों तरफ के उस स्पेस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या समझा हमने कि अगर चार्ज रेस्ट में हो तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि जब चार्ज मोशन में हो जाए। ठीक है, अगर चार्ज मोशन में हो तो वहां पर दो कंडीशंस होते हैं कि क्या वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो वहां पर उस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होता है। ठीक है, वहीं पर अगर चार्ज पार्टिकल्स एक वायर में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस है तो समझना होगा। सबसे पहला हमने बोला व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हेन चार्जेस मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उस वायर, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर करंट कैरिंग वायर रखा है, मतलब उन्होंने एक सर्किट रखा था और उसके बगल में मैग्नेटिक कंपास रखा है जिससे डायरेक्शन पता करते हैं, तो वो उसके अंदर जो नीडल प्रेजेंट होते हैं वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, इस वजह से अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ में अलाइन करता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर वो जो सर्किट है करंट कैरिंग वायर है और उसके बगल में वो नीडल रखा है, जैसे ही स्विच ऑन करते, जैसे वायर से करंट फ्लो करता, वो ऑब्जर्व करते कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद धीरे धीरे थ्योरीज आती गई और बाद में ये कंक्लूड किया गया कि जब भी वायर में करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके चारों तरफ वायर के, वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ से वायर जा रहा है तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ना कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो मतलब हमने क्या समझा कि जब चार्जेस मूव करें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब दो चीजें बनेंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि मैग्नेटिक नेचर भी आता है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद समझते हैं, अगर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करे या उसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो थर्ड कंडीशन है एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को बी से भी डिनोट किया जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखे या बी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसके अलावा एक जो चीज है जिसे ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ पर एनर्जी भी रेडिएट करता है, ये एनर्जी रेडिएशन, मतलब जैसे ही कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी का रेडिएशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी चार्ज से रिलेटेड। अब थोड़ा चार्ज का डेफिनेशन समझते हैं। चार्ज एक्चुअल में इन सभी चीज़ों को अगर कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है वो क्या निकल कर आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये कैसा प्रॉपर्टी होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences इलेक्ट्रिक। देखिए इसके कारण, चार्ज के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता किस वजह से है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के डिफरेंस के वजह से। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आ जाए तो वो रेस्ट में है तो क्या चीजें होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और वहीं पर अगर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट होंगी। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द, आई होप आप ये सभी चीजों को अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, वो देखते हैं। चलिए, अब अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए सबसे पहले ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को आप सभी ने ऑब्जर्व किया हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप किसी भी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो उस क्वांटिटी में अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया जाता है। वहीं पर जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बोला जाए कि 5 कूलम या 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है या जो भी चार्ज है, क्या आप उसे कोई डायरेक्शन देना है? नहीं, बिना डायरेक्शन के ये चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाए वो कैसी क्वांटिटी, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर लिखा जाए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज हमें जान लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किस चीज से करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। आगे की बात समझे, अगर ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, या फिर कैपिटल सी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर समझने की कोशिश करें, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या चीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर बात करते हो आपने इससे पहले पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या था कि जो मास है वो पूरे प्रोसेस के, इंटायर प्रोसेस के ड्यूरेशन में मास जो है कभी चेंज नहीं होगा, मास हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो वो भी हमेशा क्या होगा, पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में कंजर्व्ड होगा। क्यों ऐसा होता है जरा देखिए। सपोज करते हैं हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर है -5 कूलम और इस पर क्या है, मान लेते हैं +4 कूलम। अब दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। अब जो दोनों ऑब्जेक्ट है जब कांटेक्ट में आ जाए तो चार्ज क्या होगा, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही फ्लो स्टार्ट होता है तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और इन दोनों के ऊपर जो पूरा मिलाकर चार्ज आ जाता है वो हो जाता है -1 कूलम। मतलब टोटल चार्ज अब जो होगा इस सब पे वो -1 कूलम होगा। तो एक्चुअल में इस बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड है। तो पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता किस वजह से,
तो इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन्हीं दो पार्टिकल्स के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है। तो कोई भी पूरा प्रोसेस हो जाए तो पार्टिकल्स तो डिस्ट्रॉयड होंगे नहीं, ठीक है। और जो पार्टिकल्स है, जितना पहले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के, बाद में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन जितने चार्ज पार्टिकल्स इनिशियली हैं उतने भी चार्ज पार्टिकल्स बाद में भी होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। Why? Because the total number of charged particles, that is electrons and protons, are always same. That's why the electric charge is always conserved. This is the law of conservation of charge. ठीक है, आई होप आपको ये भी पार्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, अब एक और चीज समझते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो इंपॉर्टेंट भी है और उसे समझना चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लोग चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या होता है ये? चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का क्या मतलब होगा? इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। अब चार्ज कब कांस्टेंट होगा? तो चार्ज अगर आप किसी भी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करें, जैसे यहाँ पर एक चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर, क्यू चार्ज है, और ये ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से कितनी भी तेजी से वो चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रन करे, कुछ भी करे, तो क्या उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चेंज होंगे? नहीं, क्योंकि किसी भी वेलोसिटी से जाए उस पर चार्ज पार्टिकल्स में के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जितने प्रोटॉन्स पहले थे बाद में भी उतने ही हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे बाद में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो चार्ज की वो जो ऑब्जेक्ट उसकी कुछ भी वेलोसिटी हो जाए उससे इस चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब कहा जा सकता है कि द चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉट एवर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ नेक्स्ट देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज आ जाए तो वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और जहां पर नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात होती है, जैसे समझिए, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है। तो कैसे हुआ होगा ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज? तो इसका मतलब है कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर इसके ऊपर आ चुके होंगे, ठीक है। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो पहले न्यूट्रल था, अब इसे पॉजिटिव चार्ज होना, तो पॉजिटिव कब हो सकता है? जब इसके यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा एक चीज कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उनका फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स, वो सभी बाइंडेड होते हैं, ठीक है। बाइंडेड होने की वजह से उनका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किसे मूव करना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अलग में अलग से घूमते रहते हैं, वो तो बाइंडेड है नहीं इलेक्ट्रॉन्स सारे, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाइंडेड होते हैं न्यूक्लियस में, तो वो मूव नहीं करते, बल्कि मूव करते हैं ये जो पार्टिकल्स है जो उसके चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वहीं पर मोस्टली चांसेस है कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और वही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के केस में। तो क्या बोला हमने कि कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो जहां पर भी चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और जहां पर भी पार्टिकल होगा वहां पर मास में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आने के वजह से स्लाइट इंक्रीज इन मास होगा। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने के वजह से स्लाइट डिक्रीज इन मास होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज associated with
एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि ये चीज कंफर्म हो गया कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वी कैन से चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज थे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या समझे? Now, fifth property is quantization of charge। देखिए, क्वांटाइजेशन का ऑफ चार्ज का मतलब होता है, एक्चुअल में यहाँ पर एक टर्म है क्वांटम, ठीक है, क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा मतलब होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स, 1 2 3 4 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, हाफ नहीं हो सकता, 1/4 यानी कि पार्ट में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर्स में होंगे। अब समझिए कि किसी अभी हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो उसके पीछे रीजन होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किया उसने तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो उसने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो, -1 कूलम चार्ज है उसके ऊपर, तो ये -1 कूलम किस, पहले तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इस ऑब्जेक्ट पर आ गए होंगे, इस वजह से चार्ज कितना आया, -1 कूलम। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मूव किए होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्ट में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमेशा होल नंबर्स में, ऐसा कभी नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर मूव किया। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल नंबर्स होंगे तो ये जो -1 कूलम है, ये जो भी चार्ज है, इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव किए होंगे, यानी कि n इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करके आते हैं तो ये n इलेक्ट्रॉन्स और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उन सभी का जो मल्टीपल होगा वो सभी किसके बराबर होगा, -1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। मतलब वी कैन से दैट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो होल नंबर्स में होता है, इंटीजर्स होल नंबर्स में होगा। तो जब होल नंबर्स में ये नंबर है तो इसका मतलब कि जो चार्ज है वो उसी का प्रोडक्ट होता है, इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से चार्ज होना है। तो वी कैन से दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज integral multiple of charge on an electron। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास चार्ज क्या है, Q है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो Q जो है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितनी होती है, मे बी यू नो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वहीं पर अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो यही चार्ज होगा, बस प्लस में हो जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या फिर लूज किया है। तो Q इक्वल टू लिखा जाता है +-n इंटू E, जहां पर वेयर Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज। Q किसको रिप्रेजेंट करता है, Q रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को। और क्या चीजें हैं, तो और हमारे पास ये प्लस माइनस डिपेंड करता है इफ द सब्सटेंस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये पूरा चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, जहां पर जो E है, E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो हो जाएगा।
इसकी वैल्यू क्या होती है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और n का मतलब क्या होगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर है वो क्या होंगे, 1 2 3 4 सारे होल नंबर्स में होंगे, ठीक है। तो we can say that plus minus depending upon whether the substance is positively charged or negatively charged। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये वैल्यू प्लस ही रहेगी। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी समझ आ चुके होंगे। और अगर यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।